एक कहावत है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलता। शायद ये बात अटल जी पर पूरी तरह से फिट बैठती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह अटल जी की सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई थी और महज 1 वोट से हार गई थी। सिर्फ 1 वोट से। अटल जी लाख कोशिश कर रहे थे सत्ता में आने की, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ड्रामा दिखाना बाकी था। अटल जी का मामला कुछ जम नहीं रहा था, लेकिन बाद में किस्मत ने कुछ ऐसा रंग दिखाया कि अटल जी न सिर्फ पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत दिखा पाए, बल्कि अटल जी को पूरे 5 साल सरकार चलाने का मौका भी मिला। अटल जी का दोबारा पीएम बनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज के इस एपिसोड में इसी चमत्कार की बात करेंगे कि कैसे किस्मत से हुई घटनाओं ने अटल जी को द अटल बिहारी वाजपेयी बना दिया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी की शुरुआत होती है एक बस यात्रा से। इसे एक आम बस यात्रा मत समझिएगा। यह एक हाई प्रोफाइल बस यात्रा थी और इस यात्रा का मकसद इसमें सवार लोगों से भी बड़ा था। यह बस यात्रा थी भारत से पाकिस्तान की, यानी दिल्ली से लाहौर की। अब सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि बस यात्रा के पीछे रीजन क्या थे। देखिए, ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्ते दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। जरूरत थी रिश्तों में कुछ मिठास डालने की, जरूरत थी बातचीत की। हालांकि पाकिस्तान से बातचीत का ड्राफ्ट पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकाल में ही बना था, लेकिन अटल जी की सरकार आने के बाद रिश्तों में और खटास आ गई थी। इसके अलावा हमने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि भारत के 5 परमाणु परीक्षण करने के बाद पाकिस्तान ने भी 6 परमाणु परीक्षण करके भारत समेत पूरी दुनिया को आंख दिखा दिया था। दोनों देशों के परमाणु विस्फोट के बाद इस बातचीत की रही सही कसर खत्म हो गई थी। इस समय दोनों देशों के परमाणु विस्फोटों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी। पूरे साउथ एशिया में माहौल बहुत टाइट हो गया था। लग रहा था कि कश्मीर विवाद को लेकर एक परमाणु युद्ध न शुरू हो जाए। फिर सितंबर 1998 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की बैठक हुई थी। यहां पर निदा फाजली का एक शेर याद आ रहा है, दुश्मनी लाख सही खत्म न करिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। बस इसी कॉन्सेप्ट पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचे और आपसी मतभेदों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए सहमत हो गए। और यहीं से दिल्ली लाहौर सदाए सरहद बस सेवा शुरू करने का ख्याल बना। आनन फानन में इस यात्रा का ड्राफ्ट सितंबर 1998 में तैयार किया गया। ड्राफ्ट तैयार हुए 2 महीने बीत गए थे, बावजूद इसके बस सेवा को लेकर कोई प्रगति नहीं हो रही थी। बताया जाता है कि दिल्ली लाहौर बस यात्रा को लेकर दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीर चिंता जताई थी, यात्रा पर खतरा बताया था। इंटेलिजेंस की खबर यह भी थी कि शायद बस पर कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है। यही वजह है कि यह यात्रा अपने निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो पा रही थी। लेकिन भारत रिस्क है तभी तो इश्क है, इसी सिद्धांत पर कायम था। और तब इस यात्रा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एक खास आदमी को सौंपी गई और वे व्यक्ति थे ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा से रिलेटेड एक मजेदार फैक्ट वीडियो के लास्ट में बताया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। बहरहाल, ब्रजेश मिश्रा इस समय भारत सरकार के प्रमुख सचिव थे। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के साथ हर छोटी बड़ी चीजें डिस्कस की और सुरक्षा को लेकर हर अपडेट पर काम किया। फिर कई महीने के बाद जाकर वो दिन आ गया जिसका दोनों देशों के अमन पसंद लोगों को इंतजार था। यह ऐतिहासिक बस यात्रा 20 फरवरी 1999 को शेड्यूल की गई। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQIS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। 26 जून से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। आपको बता दें कि ओरिजिनल प्लान यह था कि अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा को बाहर से हरी झंडी दिखाने वाले थे। वाजपेयी साहब खुद बस में बैठकर लाहौर नहीं जाने वाले थे। लेकिन ये फोटो देखिए, इसमें आपको अटल जी बस में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि अटल जी का प्लान बदला कैसे। इसकी भी एक अनोखी और दिलचस्प कहानी है। दरअसल हुआ यूं कि संयोगवश
उसी महीने अटल बिहारी वाजपेयी की एक यात्रा अमृतसर में होने वाली थी। जब नवाज शरीफ को पता चला कि अटल बिहारी वाजपेयी अमृतसर आ रहे हैं तो उन्होंने वाजपेयी जी को फोन घुमा दिया। नवाज शरीफ ने कहा, मैंने सुना है आप अमृतसर आ रहे हैं। अटल जी ने कहा, हाँ जी आ तो रहे हैं। इसके बाद नवाज शरीफ ने बड़े ही शायराना अंदाज में कहा, दर तक आ रहे हो घर नहीं आओगे। अटल जी को ऐसे सेंटी डायलॉग के एक्सपेक्टेशन नहीं थे। अटल जी ने भी सोचा कि जब इतने प्यार से नवाज भाई ने घर बुलाया है तो पाकिस्तान तो जाना बनता है। इसके बाद तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। मतभेद तो थे ही, लेकिन मतभेद के बावजूद भारत सरकार ने इस न्योते को स्वीकारा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कूटनीतिक समझ का परिचय दिया और अटल जी बैठ गए लाहौर वाली बस में। आपको बता दें कि इस बस में भारत के कला, सिनेमा, खेल जगत की कई नामचीन हस्तियां भी थी। उनमें कुलदीप नैयर, सतीश गुजराल, देवानंद, जावेद अख्तर, शत्रुघ्न सिन्हा, मल्लिका साराभाई, कपिल देव वगैरह सारे लोग शामिल थे। अब अटल बिहारी वाजपेयी जब वाघा बॉर्डर पार कर लाहौर पहुंचे तो एक जरूरी बैठक भी होनी थी। दोनों देशों की बैठक का अहम एजेंडा था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का, यानी दोनों देशों के बीच भरोसा पैदा करना था। फिर 21 फरवरी को अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ ने लाहौर वार्ता के द्विपक्षीय मसौदे पर हस्ताक्षर किए। मुख्य मुद्दा था दोनों देशों के बीच जंग नहीं होगी। खास बात यह है कि लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में वाजपेयी साहब ने विजिटर्स बुक में लिखा कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान संप्रभु और खुशहाल राज्य बने। देखिए, यह पहली बार था कि किसी भारतीय नेता ने पाकिस्तान की संप्रभुता पर जोर दिया था। यह इसलिए भी खास था क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा अखंड भारत की बात करता रहा था और अटल जी खुद इस संगठन से जुड़े थे। खैर, अटल जी की 13 महीनों की सरकार की अनेक उपलब्धियों में इस लाहौर बस यात्रा को सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिना जाता है। लाहौर बस यात्रा अटल बिहारी वाजपेयी की समझदारी और साहस की मिसाल मानी जाती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि चंद महीने बाद ही अटल जी के सपनों को पाकिस्तान ने रौंद दिया। भारत ने दोस्ती और अमन का हाथ बढ़ाया, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने भारत की पीठ पर छुरा नहीं, पूरी तलवार भोंक दी और जो जख्म दिया उसको हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। लेकिन कहानी कारगिल की जंग तक पहुंचे उससे पहले आपको ले चलते हैं भारत में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच। हमने पिछले एपिसोड में शक्ति सिन्हा का जिक्र किया था। शक्ति सिन्हा ने एक किताब लिखी थी और वो बताते हैं कि अटल जी इतनी मुश्किल से प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन 13 महीने में गाड़ी कभी संभल कर नहीं चली, हमेशा डवाडोल होती रही और उस पर उनका एक वोट से हारना झटका जरूर लगा था वाजपेयी साहब को। शक्ति सिन्हा कहते हैं कि वोटिंग के बाद जब वाजपेयी अपने कमरे में लौटे तो मैंने उन्हें बेहद निराश देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। जो सदमा उन्हें लगा था वो उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। लेकिन 5-7 मिनटों के अंदर ही उन्होंने अपने आप को नियंत्रित कर लिया और वो अपना इस्तीफा देने राष्ट्रपति भवन रवाना हो गए। अब मौके पर चौका मारने का टाइम था। 21 अप्रैल को ही सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति नारायणन से मिलकर दावा किया कि उन्हें 272 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। लगभग उसी समय मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव आगे कर दिया। ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने की जद्दोजहद एक बार फिर 1996 में हो चुकी थी, लेकिन पार्टी की कार्य समिति ने उस समय विरोध किया था। इस बार सीपीएम इसके लिए तैयार भी दिखी, लेकिन कांग्रेस इस बार किसी दूसरी पार्टी को नेतृत्व देने के लिए राजी नहीं थी। राजनीतिक पंडितों की माने तो इस बार सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही थी, लेकिन होने को शायद कुछ और ही मंजूर था। इस घटना के बारे में लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में लिखा है कि 21 अप्रैल को देर रात मेरे पास जॉर्ज फर्नांडिस का फोन आया। उन्होंने कहा, लाल जी मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, सोनिया गांधी अगली सरकार नहीं बना सकती। विपक्ष के एक बड़े नेता आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये बैठक न तो आपके घर पर हो सकती है और न ही मेरे घर पर। आडवाणी ने लिखा, तय हुआ कि ये मुलाकात जया जेटली के घर में होगी। आडवाणी जी भी हैरानी में थे कि ये विपक्ष का नेता कौन है जो सोनिया गांधी को रोकने चला है। पूरे सस्पेंस के साथ जब आडवाणी जी जया जेटली के घर पहुंचते हैं तो वहां मौजूद थे मुलायम सिंह यादव और जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस ने मुलायम सिंह यादव की तरफ इशारा करते हुए आडवाणी जी से कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे भरोसा दिलाया है कि उनके 20 सांसद किसी भी हालत में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब को पूरा नहीं होने देंगे। लेकिन यहां मुलायम सिंह यादव की एक शर्त थी। मुलायम सिंह यादव ने आडवाणी जी से वादा लिया कि अब बीजेपी दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगी। मुलायम सिंह यादव ने कहा, मैं चाहता हूं कि अब नए चुनाव करवाए जाएं।
अब सिचुएशन ये थी कि एनडीए के घटक दलों का भी मन बन चुका था कि फिर से सरकार बनाने के बजाय मध्यावधि चुनाव का सामना किया जाए। इसके बाद राष्ट्रपति नारायणन ने वाजपेयी साहब को राष्ट्रपति भवन बुलाया और उन्हें सलाह दी कि वो लोकसभा भंग करने की सिफारिश करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा भंग करने की सिफारिश की, लेकिन इस सिफारिश में साफ लिखा गया कि वो ऐसा राष्ट्रपति नारायणन की सलाह पर कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन इससे खुश नहीं नजर आया, लेकिन तब तक वाजपेयी जी को इस बात की फिक्र नहीं रह गई थी कि राष्ट्रपति इस बारे में क्या सोच रहे हैं। अब देश में फिर से चुनाव के लिए पूरी तैयारियां शुरू हो गई। आपको बता दें कि चुनाव होने तक अटल बिहारी वाजपेयी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे, लेकिन 3 मई 1999 को एक बड़ी घटना हो गई। इस दिन एक लोकल चरवाहे ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तान सेना के घुसपैठ की सूचना दी और अब भारत पर एक बड़ा संकट आने वाला था। देखिए, कारगिल जंग के बीज तो 1984 में ही पड़ गए थे। 1984 में भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया था। भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के बाद 13 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान को हराकर ग्लेशियर पर कब्जा किया था। अगर आपकी जियोपॉलिटिक्स में रुचि है तो आप ये बखूबी जानते होंगे कि सियाचिन भारत के अलावा पाकिस्तान और चीन के लिए भी रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, इस समय तो भारत ने सियाचिन अपने नाम कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान इस ऑपरेशन मेघदूत से हर्ट हो गया था। एक और व्यक्ति थे जो भारत के इस पराक्रम से अपमानित सा महसूस कर रहे थे और वे व्यक्ति थे परवेज मुशर्रफ। उस समय ये पाकिस्तान की कमांडो फोर्स में मेजर हुआ करते थे। इनके मन में बदला लेने का भाव तो था, लेकिन मौका मिल नहीं पा रहा था। लेकिन 1998 में यह मौका परवेज मुशर्रफ को मिल गया और इस समय पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और तत्कालीन सेना प्रमुख जहांगीर करामात के बीच मतभेद बहुत बढ़ गए थे। यहां तक कि नवाज शरीफ ने एक आम सभा में जहांगीर करामात के लिए कुछ उटपटांग बोल दिया। बस फिर गुस्से में आकर करामात ने सेना प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ बन गए पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख। अब जनरल परवेज मुशर्रफ भारत से बदला लेने की पुरानी हसरत को पूरा करना चाहते थे। अब जनरल परवेज मुशर्रफ के डायरेक्शन में पाकिस्तान सेना ने प्लान बनाया कि भारत के सियाचिन ग्लेशियर की लाइफलाइन NH-1D को किसी तरह काटकर उस पर कंट्रोल कर लिया जाए। इस सड़क को काटने से भारत की तरफ से न तो कोई रसद यहां तक आ सकती थी, न ही सैनिक, और फिर भारत को मजबूर होकर सियाचिन छोड़ना पड़ जाता। प्लान तो पाकिस्तानी सेना का यही था। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पाकिस्तान ने 5000 से ज्यादा सैनिकों के साथ कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया। हमने आपको बताया कि 3 मई 1999 को एक लोकल चरवाहे ने इंडियन आर्मी को सूचना दी कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में घुस गए हैं। फिर 5 मई को भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने कारगिल पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद 9 मई को पाकिस्तानियों की गोलीबारी से भारतीय सेना का कारगिल में मौजूद गोला बारूद का स्टोर नष्ट हो गया। इसके बाद 10 मई को पहली बार लद्दाख के प्रवेश द्वार यानी द्रास, काकसार और मुश्कोह सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। भारत सरकार को जब घुसपैठ की जानकारी मिली तब पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। यहां पर पाकिस्तान की एक और नापाक चाल का पता चला। दरअसल पाकिस्तान ने दावा किया था कि कारगिल जंग में शरीक सभी लड़ाके कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन 5 जून को भारत ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों से बरामद दस्तावेज जारी किए और इससे पूरी दुनिया में साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल थी और पाकिस्तान की किरकिरी पूरी दुनिया के मीडिया में होने लगी। लेकिन नापाक पाकिस्तान को इससे क्या ही फर्क पड़ रहा था। इस जंग में पाकिस्तान को एक एडवांटेज भी था, वो ऊंचाई से हमला कर रहा था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कारगिल की जंग शुरू में भारत के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रही थी, लेकिन फिर जब बोफोर्स और एयरफोर्स की एंट्री हुई तो पूरी तस्वीर बदल गई। बोफोर्स तोपों के हमले इतने भयानक और सटीक थे कि उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। वहीं कारगिल में वायुसेना की सबसे बड़ी भूमिका मनोवैज्ञानिक थी, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों को जैसे ही ऊपर से भारतीय जेटों की आवाज सुनाई पड़ती, उनकी पतलून गीली हो जाती थी। भारतीय सैनिकों के अद्भुत पराक्रम और दिलेरी के चलते 13 जून को भारतीय सेना ने टोलोलेंग हाइट्स पर दोबारा कब्जा कर लिया। इधर जवान कारगिल फ्रंट पर अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रहे थे और दूसरी तरफ सरकार भी दूसरे तरीके से पाकिस्तान पर दबाव डाल रही थी।
भारत ने कई देशों से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल कर लिया था, जिसके चलते बाद में भारत की कूटनीतिक चाल पाकिस्तान पर भारी पड़ गई और 15 जून को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कारगिल से सभी पाकिस्तानी सैनिकों को तत्काल वापस बुलाने के लिए मजबूर किया। फिर 29 जून को पाकिस्तान की सेनाएं कश्मीर से पीछे हट गईं और 5 जुलाई को राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मुलाकात के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आधिकारिक तौर पर कारगिल से पाकिस्तानी सेना की वापसी की घोषणा कर दी। भारतीय सेनाएं कारगिल की जंग जीत गई और 26 जुलाई को कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त घोषित कर दिया गया। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप तो स्टडी IQIS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। 26 जून से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। कारगिल की लड़ाई में भारत ने कई सैनिकों की महावीरता देखी, साथ में कई औरतों के सिंदूर को मिटते हुए भी देखा। भारत ने बहुत कुछ खोया, कोई संदेह नहीं, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद होकर रह गया। इस जंग में भारत के 527 सैनिक शहीद हुए, वहीं पाकिस्तान के मुताबिक उनके 2700 से 4000 सैनिक मारे गए। जंग के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ ने सत्ता हासिल कर ली। वहीं भारत में इस जंग ने देश प्रेम, देशभक्ति का सैलाब पैदा कर दिया। अटल जी की डूबती हुई नैया को इस जंग ने ऊंचाई पर लाकर बैठा दिया। अब पूरे देश का सेंटिमेंट अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जुड़ गया था। अटल जी के लिए तो ये किसी खजाने के मिलने से कम नहीं था, क्योंकि कारगिल जंग के कुछ महीनों बाद देश में चुनाव होने वाले थे। कारगिल युद्ध के कुछ महीने बाद 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 1999 के बीच भारत में आम चुनाव हुए। बीजेपी इस बार 20 से ज्यादा पार्टियों के गठबंधन यानी NDA राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख के तौर पर चुनाव में उतरी। इस समय बीजेपी की साख इतनी बढ़ गई थी कि NDA का हिस्सा न बनने वाली कई दूसरी पार्टियों ने भी बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने की बात की। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी सत्ता की मुख्य दावेदारी पेश कर रही थी। लेकिन कुछ ऐसी बातें थीं जो कांग्रेस के पक्ष में नहीं जा रही थी, जैसे सोनिया गांधी का सत्ता के सेंटर स्टेज पर आना खुद कांग्रेसियों को ही नहीं पच रहा था। यहां तक कि कांग्रेस नेता शरद पवार ने उनके इटालियन ओरिजिन के आधार पर सोनिया गांधी को चुनौती दे दी। इस मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर एक संकट सा पैदा हो गया जो पूरे चुनाव के दौरान जारी रहा। यहीं पर बीजेपी ने मौके पर चौका मारा और भरपूर फायदा उठाया और अब चुनावी काल में देश में एक नई तुलना ने सर उठाना शुरू कर दिया और यह तुलना थी विदेशी गांधी बनाम स्वदेशी वाजपेयी। बीजेपी का देश को दिया गया मैसेज एकदम क्लियर था, आप विदेशी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या किसी देशी को। इसके साथ ही भाजपा के पक्ष में कारगिल युद्ध के बाद का जनता का सेंटिमेंट और सहानुभूति वो तो था ही, इसके साथ ही एक और फैक्टर बीजेपी के पक्ष में था। दरअसल पिछले 2 वर्षों के दौरान भारत में महंगाई कम हुई थी और मजबूत आर्थिक विकास देखा गया था। बीजेपी ने इन उपलब्धियों के आधार पर जोरदार प्रचार किया। अब बारी थी वोटिंग की। वोटिंग 5 दिनों तक चली। वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनावों के बराबर 59.99% रहा। चुनाव के परिणाम 6 अक्टूबर 1999 को घोषित कर दिए गए। बीजेपी ने इस चुनाव में पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 182 सीटें हासिल की, वहीं कांग्रेस ने 114। इस बार भी वही ट्रेंड देखने को मिला जो पिछले चुनाव में देखने को मिला था, यानी ज्यादा वोट पाने के बावजूद कांग्रेस ने बहुत कम सीटें जीती थी। कांग्रेस को कुल वोटों का 28.3% मिला, वहीं बीजेपी को तो कुल वोटों का मात्र 23.75% मिला था, लेकिन सीटों में अंतर बहुत ज्यादा है। वहीं एनडीए गठबंधन ने कुल मिलाकर 269 सीटें जीती। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 33, समाजवादी पार्टी ने 26, बहुजन समाजवादी पार्टी ने 14, शिवसेना ने 15 सीटों पर कब्जा किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपना आधिकारिक दर्जा उसने खो दिया। तेलुगु देशम पार्टी
टीडीपी ने 29 सीटें जीती थीं और तेलुगु देशम पार्टी ने एनडीए सरकार को बाहर से समर्थन दिया। वह इसके एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी। भाजपा के लिए यह पहला मौका था जब एक गैर कांग्रेस पार्टी ने एक स्थिर सरकार गठबंधन हासिल किया था। इससे पहले 1977, 1989 और 1996 में गैर कांग्रेस गठबंधन बनाए गए थे, लेकिन इनमें से कोई भी 1-2 साल से अधिक समय तक स्थिर सरकार बनाए रखने में सक्षम नहीं हुआ। चुनाव के नतीजों के बाद एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने टिप्पणी की कि यह निश्चित रूप से एक स्थिरता की सरकार होगी। मुझे उम्मीद है कि श्री वाजपेयी अपने सभी अनुभवों के साथ हमारे गठबंधन सहयोगियों को संभालने में सक्षम होंगे। सरकार बनने के बाद अटल जी ने एक बड़ा फैसला लिया और यह फैसला था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति का, और यह पद 19 नवंबर 1998 को सरकार ने बनाया। प्रधानमंत्री के तत्कालीन प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्रा को भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। हाल ही में इंडियन जेम्स बॉन्ड अजित डोभाल को एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, आप जानते ही हैं। 2014 में अजित डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया था। 19 में भी उनके कार्यकाल को बरकरार रखा गया और अब अजित डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर लगातार तीसरी बार नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आज के चुनावी तर्कश में इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी किसी नए किस्से के साथ। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।